नमस्कार। प्रदेश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो महाबहस को लेकर हाजिर हूं मैं दीपिका। सबका साथ और सबका विकास का नारा बुलंद करते हुए मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण का रण सजाया है। इसके जरिए सबके सम्मान और समानता की बात भी जोर शोर से कही जा रही है। लेकिन उदाहरण के तौर पर यूपी पुलिस की भर्ती का हाल देखें तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी केवल 22 साल की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि दूसरे वर्ग के लोग 27 साल तक। और मामलों में भी आरक्षित वर्ग के लोगों को आयु सीमा, आवेदन शुल्क सहित तमाम सुविधाएं मिलती हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब सबकी सुविधाएं एक समान होंगी। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण पर मोहर लगाकर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूत करने का काम किया गया है। चुनाव के समय बोल करके लोगों को खुश करने की कवायद है, कुछ मिलना नहीं है। सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की अंगड़ाई में केंद्र सरकार फूली नहीं समा रही। लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में भी इस बिल पर जमकर बहस हुई। तमाम तर्क वितर्क के बीच सरकार जहां अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं इसकी खूबियां भी खूब गिनाई जा रही हैं। ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने लिया है और ये निर्णय उन लाखों करोड़ों लोगों के हित में है जो सामान्य वर्ग के हैं किंतु गरीबी रेखा के आसपास जीवन जीते हैं। इधर सरकार के मुताबिक 8 लाख तक की सालाना आमदनी इस आरक्षण का आधार होगी। वहीं राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संस्थान के आंकड़ों के मुताबिक देश में 95% परिवारों की सालाना इनकम 8 लाख से कम है। 5 एकड़ खेत और तय वर्ग गज के घर मकान की शर्तें भी इस सौगात के लिए लागू है। लेकिन 1000 वर्ग फुट से कम भूमि पर मकानों वालों की संख्या जहां 90% है, वहीं कृषि जनगणना के मुताबिक 87% किसान के पास कृषि योग्य भूमि का रकबा 5 एकड़ से कम है। यानी इस 10% आरक्षण में 95% दावेदार हो सकते हैं। 98% अपर कास्ट के गरीब लोगों को 10% आरक्षण और 2% अमीर सवर्णों को 40% आरक्षण। ये कहां है समता का अधिकार? SC, ST, OBC से इतर मिल रहा ये आरक्षण अच्छा है, लेकिन आरक्षण की इस सुविधा में दुविधाओं से भरे कुछ सवाल भी। क्या इस वर्ग के युवाओं को भी शिक्षा और वजीफे की वही सुविधा होगी जो SC, ST और OBC वालों को है? क्या सरकारी सेवाओं की परीक्षाओं में आरक्षण पाने वालों की आयु सीमा एक समान होगी? क्या राजकीय सेवाओं की परीक्षा के लिए जो आवेदन फीस SC, ST और OBC की है, वो ही सामान्य वर्ग वालों की होगी? क्या अब सभी श्रेणियां समान होंगी? ये चुनावी जुमला है। ये 5 साल तो समझ नहीं दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट के SC, ST एक्ट को जब बदला गया तब नहीं समझ में आया। जब वो नाराज हुआ है तो उसको खुश करने के लिए ये सिर्फ चुनावी जुमला है। बहरहाल इस आरक्षण के लिए सरकार ने जो आधार तय किया है, इसमें आंकड़ों के मुताबिक तो उसमें करीब 95% लोगों की दावेदारी होगी। अब सवाल यह है कि क्या पढ़ाई, परीक्षा, फीस, वजीफा सबके लिए बराबर हो पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
हर रोज की तरह आप हमें @महाबहस पर अपना वोट भेज सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो महाबहस में आज का सवाल है, क्या आरक्षण पाने वाले सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए भी सरकारी सेवाओं की परीक्षाओं में आयु सीमा और फीस भी SC, ST और OBC के बराबर होनी चाहिए? तो टीवी स्क्रीन पर सवाल इस वक्त कि क्या आरक्षण पाने वाले सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए भी सरकारी सेवाओं की परीक्षाओं में आयु सीमा और फीस भी SC, ST और OBC के बराबर होनी चाहिए? आप @महाबहस पर ट्वीट कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद, एग्जीक्यूटिव एडिटर, साथ ही हैं संजय राय प्रवक्ता बीजेपी, शुचि विश्वास हैं प्रवक्ता कांग्रेस, सुनील सिंह है साजन प्रवक्ता SP, अवधेश वर्मा दलित चिंतक है, अलका पांडे है प्रतियोगी छात्रा संयुक्त परीक्षा। आप सभी का बहुत स्वागत। वाकई में अमिताभ जी, ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं और प्रदेश इसको आज जरूर जानना चाहेगा कि लागू किया गया है और चर्चा राज्यसभा में इस वक्त चल रही है, लेकिन इसमें जो टेक्निकल खामियां हैं वो क्या दुरुस्त हो पाएंगी, कैसे होंगी यदि होंगी तो? देखिए, ये मसला केवल उत्तर प्रदेश भर के नौजवानों का नहीं जी। मुझे लगा कि सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों के लिए आरक्षण के प्राविधान के जो गंभीर विषय हैं उन पर तो बुद्धिमान लोग चर्चा कर रहे हैं, यत्र तत्र सर्वत्र, संसद में कर रहे हैं और सेमिनार्स में कर रहे हैं। मुझे लगा कि हम 3 बुनियादी सवालों पर चर्चा कर लें। संविधान सभा की बहस, संविधान, सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले, सेंसेक्स, डाटा, ये सब जटिल विषय है, ये पार्लियामेंट के लिए छोड़ दिए मैंने। वहां माननीय सांसदगण इन पर रोशनी डालते रहेंगे। मुझे 3 प्रश्न महत्वपूर्ण लग रहे हैं। बहुत सरल भाषा में विषय रख दूं, फिर चर्चा आरंभ करें। अब आरक्षण की 3 श्रेणियां हो जाएंगी। SC, ST के लिए आरक्षण 1 श्रेणी, OBC के लिए आरक्षण 2री श्रेणी, सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों के लिए आरक्षण 3री श्रेणी। एक बात साफ हो गई, इसमें कोई टकराव भी नहीं। मैं ये प्रश्न लेके आया हूं आज, जो उत्तर प्रदेश के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण जितना महाराष्ट्र के लिए, और जितना महाराष्ट्र के लिए उतना ही तमिलनाडु के लिए भी। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारें 3 बिंदुओं पर तीनों आरक्षित वर्ग को मिलने वाली सुविधाओं में समानता लाएंगे? वो 3 बिंदु हैं। सरकारी सेवाओं के लिए परीक्षा देने के लिए जो आयु सीमा है, क्या उसको देश भर में पूरे या राज्यों में एक समान किया जाएगा? SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग के आरक्षित, तीनों के लिए एक ही आयु सीमा क्यों नहीं हो? जो आरक्षित है वह एक समान है, फिर वो SC हो, ST हो, OBC हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो। अगर 32 साल है संघ लोक सेवा आयोग में अपर लिमिट SC, ST के लिए, तो 32 साल सबकी करो। यह जो करना चाहे सरकार एक समान रखे। एक दूसरा बड़ा ठेठ सवाल, मुझे लगा यह मसला जमीन पर राजनेताओं को परेशान करेगा आज नहीं तो कल, इसलिए मैं इसको पहले ही चेता दूं। चपरासी की भर्ती निकली, मास्टर की भर्ती निकली, कंपाउंडर की भर्ती निकली, बिजली विभाग में जेई की भर्ती निकली। उसमें जो फीस लगती है, बैंक ड्राफ्ट जो लगता है, उसकी रकम का अंतर है। मैं ये कहने आया कि तीनों आरक्षित वर्ग के लिए एक ही रकम क्यों नहीं हो? एक आरक्षित वर्ग का आदमी देगा 100 रुपया, दूसरा आरक्षित वर्ग का देगा 150, तीसरा आदमी देगा 500।
जब तीनों आरक्षित हो गए, हिंदुस्तान की 95% जनसंख्या आरक्षित हो गई, 95% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, सिर्फ 5% बची। तो बराबर करो ना, 100 रुपया लो तो सबसे 100 लो, और वो भी गरीब है इसीलिए ना आरक्षण दे रहे हो, तो फिर उनसे 500 रुपया शुल्क कैसे लोगे चपरासी की भर्ती में? ये तो नहीं चलेगा तमाशा ना। और तीसरी बात, मैं एक बात और साफ कर दूं, राजनेताओं से सीखा है मैंने ये, सुनील साजन और संजय राय, इन लोगों की पार्टी के लोगों को देख देख के मैं दलित भाइयों को, ओबीसी को जो सुविधाएं मिल रही है उनके पूरे पक्ष में हूं। मैं वकालत करने आया हूं कि जो नया आरक्षित वर्ग बन रहा है पार्लियामेंट के जरिए, इसके भाई बहनों को भी दलित भाइयों के समान ही सुविधाएं दे दो, यह कहने आया हूं। ठीक है ना, किसी का काटो नहीं। और तीसरी बात, बस बहस वहीं से शुरू कर दूंगा जो मैं कहना चाहता हूं। कक्षा 1, अवधेश वर्मा आप भी सुन लो गौर से, और नेता भी सुन लें, कक्षा 1 से लेके और पोस्ट ग्रेजुएशन तक जितने तरह के नाना प्रकार के वजीफे जो मिलते हैं समाज कल्याण विभाग से, फलाना विभाग से, ढिकाना विभाग से, जो भी है, वो सब इस आरक्षित वर्ग के बच्चों को भी मिलना शुरू हो जाए जैसे ये कानून बने। और अगर ये तीनों काम नहीं हुए तो ये जो नया आरक्षित वर्ग है, ये पार्लियामेंट के प्रस्ताव पास होने की जानकारी का प्रपत्र गले में डाल के घूमेगा। क्या करेगा इसका? आप पार्लियामेंट की मोहर लगा कागज गले में डाल के ननकू का लड़का घूमेगा, क्या करेगा? उस फिर आरक्षण का लाभ क्या? इन 3 चीजों पर मुझे लगा मैं बहस कर लूं। अलका पांडे, सबसे पहले आपसे बात होना बहुत जरूरी है। ये 3 चीजें मैंने बताई जिनसे नौजवान का वास्ता है, बाकी सब काम है नेताओं का। बाकी नेताओं का लेना देना है, नौजवान का लेना देना 3 विषयों से है। आयु सीमा बराबर करिए, एंट्री फीस बराबर करिए, और इस पूरी शिक्षा में जो सुविधाएं वजीफा के तौर पर, सरकारी आर्थिक मदद के तौर पर दूसरे आरक्षित वर्ग को है, वही इस नए आरक्षित वर्ग को मिले। इसके अलावा कोई और मांग? सर, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि अवसर कम है, इसलिए समस्या बढ़ती जा रही है। जब तक अवसरों को नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक समाज में इस तरह का वर्ग विभाजन होता रहेगा, लोगों के सामने समस्याएं आती रहेंगी। अलका, मैं आपको रोकूंगा, आज मैं बहस इस विषय पर नहीं लाएगा, अवसर बढ़ाओ, वो अलग डिबेट है। मेरी डिबेट एक दिन केवल एक मुद्दे पर केंद्रित होती है, माफ करिएगा, आज सिर्फ इस मुद्दे पर केंद्रित है। 3 श्रेणियां आरक्षण की भारत में हो जाएंगी कल से, तो उन तीनों श्रेणियों को जो सुविधाएं हैं वो बराबर होनी चाहिए कि नहीं, सिर्फ आज इस पर केंद्रित है। बिल्कुल होनी चाहिए सर। अगर आपने कोई ऐसा हथियार दे दिया है जो चलेगा ही नहीं, जिसमें आपको कोई भी ऐसा लाभ नहीं दिया जाएगा कि जो बाकी वर्गों को आरक्षण वर्ग के अंदर मिला हुआ है, तो फिर छात्र उसका करेगा क्या? मान लीजिए आपने आरक्षण दे दिया है और उसके बाद आपने फीस में लाभ नहीं दिया, आपने नौकरियों में समानता नहीं दी, आपने किसी भी चीज को अगर कोई हथियार दिया है तो उसको चलाने के लिए भी कुछ होना चाहिए हमारे पास। तो अगर किसी भी छात्र को या किसी भी वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है तो उसकी जो सभी सुविधाएं सभी वर्गों को मिली हुई हैं वो समान रूप से लागू होने चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान भी समानता की बात करता है। तो समानता है तो सभी के ऊपर लागू होनी चाहिए सर। और दूसरी बात, मैं आपकी बात का पूरी तरह से समर्थन करती हूं कि गरीबी कभी भी ये देखकर नहीं आती है कि सवर्ण है या वो अवर्ण है या वो दलित है या किसी वर्ग से संबंधित है। गरीब है तो वो चाहे किसी भी वर्ग से संबंधित हो, वो गरीब है और उसको उन्हीं सभी सुविधाओं का लाभ चाहिए जो अन्य लोगों को चाहिए। ठीक है, ठीक है, रुक जाइए। अवधेश वर्मा, आप तो आरक्षण के तमाम आयामों को अच्छे समझते हो, लिखा पढ़ी में भी रहते हो, कोर्ट कचहरी भी समझते हो। मुझे ये बताओ, आरक्षित श्रेणी होती है, उसके नाम के आगे कुछ भी लिखो, ओबीसी लिखो, SC ST लिखो, या जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लिखो,
ठीक, कल से एक आदमी 100 रुपया में फार्म भरेगा, दूसरा 500 में क्यों भरेगा? एक बड़ा सवाल है। वो भी आरक्षित है, उसके माथे पर भी वही टीका लगा। तो जब एक ही रंग का टीका तीनों के माथे पर लगा तो तीनों की फीस बराबर करो, वजीफा बराबर करो और इम्तिहान में बैठने के अवसर भी बराबर करो। अगर 32 साल तक एक आरक्षित वर्ग इम्तिहान दे सकता है सरकारी नौकरी के लिए, तो सारे आरक्षित वर्गों को 32 साल तक की आयु सीमा क्यों नहीं हो? अवधेश वर्मा। देखिए अमिताभ जी, जब भी ये पहली बात जब ये बिल आया तो आपने देखा होगा 80-20 कहीं इसका विरोध नहीं कर रहा है, और जो आपकी मांगे हैं उस मांगों का हमें कोई विरोध नहीं है। आप समान कर दीजिए, उनकी फीस समान कर दीजिए, उनको जो सुविधा देना है जो आरक्षित श्रेणी को मिलती है वो सुविधा दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है अमिताभ जी, आप बखूबी समझेंगे, आरक्षित हम लोग कभी भी देखे होंगे जब से ये मुद्दा चल रहा कोई विरोध नहीं कर रहा, आप उनको पूरा दीजिए, और आज जो आप मांग कर रहे हैं वो भी हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, हर चीज का हम वो कर रहे हैं, आरक्षित जब समाज की बात आई तो वही पदोन्नत का बिल आपके लोकसभा में 5 साल से लंबित है, आप तमाशा कर बना के रखे हैं, और 2 दिन में अगर आप ये पास कर रहे हैं तो उसको 5 साल से क्यों नहीं पास कर रहे हैं? और आपकी पूरी बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों के साथ राजनीति कर रहे हैं। आज आपकी बाल पे अमिताभ जी, आज के आपके बाल पे जो सबसे बड़ा खुलासा आपने फेसबुक के वाल पे किया है वो बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपके जो सांसद मंत्री हैं वो लोकसभा के अंदर झूठ बोलते हैं कि गरीबों के लिए जो कोथा प्रभाकर रेड्डी के सवाल का जवाब जो आपने किया है, ये मीडिया के लोगों को उसको देखना चाहिए, जितना बड़ा खुलासा आपने किया है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री वहां पे संसद में झूठ बोल रहे हैं कि कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं है। 8 तारीख को एक सवाल का जवाब दे रहे हैं जो आपके बाल से लोग देख सकते हैं, और इसके बाद ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये दलितों बैकवर्डों को बेवकूफ बना रहे हैं। हम गरीब सबड़ों का कहीं नहीं विरोध करते हैं, उनको जो आपको देना हो दो, लेकिन दलित और बैकवर्ड के साथ राजनीति मत करिए, आपको आपकी पता चल जाएगा। और मैं दलित सांसदों से हमको सबसे बड़ी शिकायत है, जो दलित सांसद वहां बैठ कर ताली बजा रहे थे संसद में, ये भूल गए 5 साल से बाबा साहब द्वारा बनाई गई संवैधानिक व्यवस्था, पदोन्नतियों में आरक्षण का बिल उसी लोकसभा में लंबित है, और आप लोग ताली बजा के तमाशा देख रहे हैं। अभी 2019 में आपको पता चलेगा कि आपने हमारे लिए क्या किया है। ठीक है अवधेश भाई, ठीक है अवधेश भाई, एक चीज की ओर ध्यान दिला दिया, मेरे स्मरण से उतर गई थी अवधेश वर्मा जी ने। बाकी मित्रों के लिए भी बता दूं, संजय जी के लिए, शुचि के लिए, सुनील साजन के लिए, कल 11 बजे लोकसभा में प्रभाकर रेड्डी का लिखित सवाल था कि क्या आर्थिक रूप से निर्बल गैर आरक्षित वर्ग यानी अदर देन SC ST एंड OBC के लिए आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है? प्रश्न था। कृष्णपाल सिंह गुर्जर, स्टेट मिनिस्टर सामाजिक कल्याण विभाग, जिस विभाग ने यह बिल पायलट किया है संसद में, गहलोत उसके, थावरचंद गहलोत उसके कैबिनेट है, कृष्णपाल स्टेट, उन्होंने लिखित रिप्लाई दिया। 11 बजे वो टेबल हुआ, रिप्लाई नहीं, प्रश्न ही, अभी प्रश्न नहीं उठता, इस ढंग का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं, और 12 बजे बिल आ गया। ऐसी गफलत नहीं होनी चाहिए, ये ऐसी गफलत से लोकतंत्र शर्मिंदा होता है। इतना कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हुआ? यह वास्तव में 8 ही घंटे पहले सोचा था क्या? लिखित जवाब है, संसद के पटल पर है, उसको ना निगला जा सकता है ना उगला जा सकता है, ना वो कभी गायब हो सकता है, वो इतिहास में दर्ज हो गया। और अब तो डिजिटल है सब चीज, देखना चाहिए। खैर वो मेरी बहस का विषय नहीं। सुनील साजन, मैंने कहा आज मैं बड़े विषयों पर चर्चा नहीं करने आया, बड़ी बड़ी तकनीकी मसलों पर, मैं सीधी सपाट बात कर रहा हूं। एक सा वजीफा, एक सी आयु सीमा, इम्तिहान में बैठने की, मुझसे कम से कम हजारों छात्रों ने कहा कि अमिताभ जी ये मुद्दा कोई पार्लियामेंट में नहीं उठाएगा, कोई नेता नहीं बोलेगा, आप ही बोलोगे, बोलो आप। तो मुझे लगा इसी पर बहस होनी चाहिए। एक वजीफा सब सारे आरक्षित वर्ग को मिले, सभी को, एक सी आयु सीमा हो तय, एक सा आवेदन शुल्क हो पूरे मुल्क में सभी आरक्षित वर्गों के लिए। बात ठीक है या इसमें कोई ऐतराज? नहीं, बिल्कुल ठीक है अमिताभ जी, और ठीक है जो मुद्दे सदन में नहीं उठ रहे हैं या बहस नहीं हो रही है,
आप अगर उस मुद्दे को लेकर के डिबेट में आए हैं तो देर सवेर कल उस पर बहस देश करेगा, प्रदेश करेगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि जब आरक्षण मिल रहा है तो कोई 100 रुपए का फार्म भरे, कोई 500 का, ये अच्छी बात नहीं है। मैं इससे भी सहमत हूं कि उनको अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो आप उनको वजीफा दीजिए। और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि आयु में जो छूट सबको मिल रही है वो रिजर्वेशन वाले उन सवर्ण भाइयों और बहनों को भी मिले। मैं अमिताभ जी केवल इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं आपकी डिबेट के माध्यम से। मुझे लगता है इस देश में 15% लोग सवर्ण होंगे जिसमें 10% आरक्षण मिल गया, लेकिन 60% लगभग 54 से 60% ओबीसी हैं, उनको केवल 27 पर क्यों? दलित जितने फीसदी हैं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात बार बार कही, उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि सवर्ण नाराज हो, पिछड़ा नाराज हो, दलित नाराज हो। इस देश की सरकार जनगणना करा ले, जिसकी जितनी संख्या उस हिसाब से आरक्षण दे दे, झगड़ा खत्म। यह सरकार क्यों? आज मैं लगातार डिबेट में हूं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं आप ब्राह्मण के खिलाफ हैं, ठाकुर के खिलाफ हैं, आप बनिया के खिलाफ हैं। अरे हम कहां खिलाफ हैं? समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा कहा जो शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े उनको आरक्षण दे दिया जाए। हमने सदन में भी इसका प्रस्ताव का हम लोगों ने समर्थन किया, लेकिन एक सुझाव है कि उसी पैमाने पर अगर ये सब देश चाहता है कि सबको एक समान हो तो आरक्षण भी एक समान मिल जाए। जी ठीक बात है, ये ठीक है। एक बात सुनील साजन आपसे कहूंगा हृदय से, चुनावी लाभ हानि चलता रहता है, जय पराजय होती रहती है, कभी कोई पांसा ठीक पड़ गया तो बल्ले बल्ले, उल्टा पड़ गया तो हार गए चुनाव, ये सब चलता है। लेकिन देश के बारे में सोचिए, एक उदाहरण रखता हूं आपके सामने। आप लोग अभी बहुत आप लोगों के सामने भविष्य लंबा पड़ा हुआ है, नौजवान है। आज की तारीख में जब ये बिल कानून बन जाएगा, कल या परसों नरसों जब भी, और ये अगर सुप्रीम कोर्ट में टिका रहा तो भारत की 95% आबादी आरक्षित होगी। इस आंकड़े को पकड़ के रखिएगा गांठ बांध के। इसमें अगड़े पिछड़े, दलित, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध सब शामिल है, मुसलमान। नॉर्थ ईस्ट में कुछ राज्य हैं जहां 98% रिजर्वेशन है, पूरी की पूरी आदिवासी प्रजाति ही आरक्षण में आ गई। उनके बच्चे देहरादून में और दिल्ली में और नोएडा में पढ़ने आते हैं, वहां एडमिशन नहीं मिलता। जब सबको आरक्षण दे देते हैं आप, तो ये समस्या आएगी। इसके लिए नेता लोग तैयार रहें, अपना कुर्ता तैयार रखें। कुर्ता उन्हीं को फाड़ा जाएगा, अमिताभ अग्निहोत्री का नहीं। शुचि विश्वास, खैर हमारी आज की बहस बहुत सीमित मुद्दे पर, सारे आरक्षित वर्गों को एक सी सुविधा क्यों नहीं? एक का बच्चा पाए 500 रुपया महीना वजीफा, एक आरक्षित वर्ग का, और दूसरे आरक्षित जो नया आरक्षित वर्ग बन रहा है उसके बच्चे को नहीं मिलेगा 1 रुपया वजीफा अभी वर्तमान नियमों में। क्यों? एक 100 रुपए में इम्तिहान देगा, दूसरा 1000 रुपए का ड्राफ्ट लगाएगा। एक 32 साल तक इम्तिहान देगा, दूसरा 26 में बुढ़ौती मान ली जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस तो माशाअल्लाह, आप नई श्रेणी जो आरक्षण की बन रही है अगर उसमें है तो 22 साल तक जवान माने जाएंगे। पुरानी श्रेणी जो आरक्षण की है उनमें से है तो 27 तक जवान माने जाएंगे। ये विसंगतियां बंद नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपने कहा कि जय पराजय चलती रहती है, लेकिन दीर्घकालिक सोच होनी चाहिए। आपने ये भी कहा कि इतनी गफलत से लोकतंत्र शर्मिंदा होता है। बाकी तर्क संगत और आंकड़े जो है सुनील जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। तो जो लोग नोटबंदी करते हैं और उसके बाद 100 नियम एग्जीक्यूट करते रहते हैं, जो 2 घंटे के अंदर ऐसी चीजों को ला के एप्लीकेबल कर भी देते हैं, उनके पास एग्जीक्यूशन का क्या प्रोसेस है? क्या उन्होंने रूट मैप तैयार किया है जो 24 लाख पद खाली हैं उनके लिए, या जो 2 करोड़ रोजगारों का वादा किया था उसके लिए? तो अभी जो आप बहस कर रहे हैं वो तो बड़ी सार्थक है। निश्चय ही ऐसी चीजें जो आप जिन भी मुद्दों को आपने उठाया वो सराहनीय है और वो एक्सेप्टेबल होने भी चाहिए, क्योंकि आपकी बात बहुत रीजनेबल और लॉजिकल है, इट शुड बी एक्सेप्टेड। लेकिन प्रैक्टिकली इसको बीजेपी कैसे एग्जीक्यूट करेगी और उनकी क्या पॉलिसी है? क्योंकि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो तो जुमलों के लिए विख्यात हैं, है ना। वो चाहे एफडीआई की बात करें, चाहे लैंड एक्विजिशन रहा हो, चाहे उनके तमाम, चाहे काला धन रहा हो, चाहे 15 लाख रुपए रहा हो, तो किसी भी चीज की घोषणा कर देना
तो 56 इंच का सीना और 156 इंच की जुबान, लेकिन प्रैक्टिकली उसको उन्होंने क्या सोचा है, उनके पास क्या मास्टर प्लान है। तो ये मतलब लोकसभा सत्र के अंतिम दिन और चुनाव के लगभग 2-2.5 महीने 25-3 महीने पहले जो उन्होंने क्या घोषणा की है, तो सिर्फ ये इट्स अ पॉलिटिकल जिमिक ओनली और समथिंग रियली कॉन्क्रीट बिहाइंड इट। क्योंकि जो आरक्षण की व्यवस्था संविधान में है वो समाज में एक रूपता स्थापित करने के उद्देश्य से है। उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी, विमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन अगर आप महिलाओं को वाकई में सबल करना चाहते हैं तो 33% आरक्षण आप लोकसभा में पास क्यों नहीं कर देते? फिर बैठेंगे, उस पर फिर बैठेंगे, कभी चर्चा करेंगे। किसी भी प्रकार से अपने हितों को सिद्ध करना, ये बीजेपी का कैरेक्टर है। मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर ही रहता हूं। महिला आरक्षण, जी महिला आरक्षण मेरी रुचि का विषय है, मैंने उसको कई बार उठाया। मैं चाहता हूं उदाहरण है, जिस दिन उस पर बहस करूंगा उस दिन ओबीसी पर नहीं करूंगा। मैं, मेरी एक आदत है, एक दिन एक मुद्दे पर बहस ताकि किसी समाधान तक पहुंचे। वो विधानसभा की डिबेट नहीं हो जाए कि झाऊ झाऊ हुई और सत्र खत्म ना। संजय राय, अब मेरी चिंता है, महज एक राजनीतिक कलाबाजी है या इसके पीछे प्रायोजन है? ठीक है, अरे रुको भाई संजय राय, मेरी चिंता है इस आरक्षण के क्रियान्वयन के लिए जो प्रोसीजर बनेगा बाबू बनाएंगे। मैं वक्त से पहले लालटेन लेके आ गया चेताने, जान लीजिए 3 बातें मैंने बताई नौजवान के पक्ष में खड़े होकर। एक, समान वजीफा देना ही होगा, एक समान आयु सीमा रखनी ही होगी, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक, केंद्र में भी राज्य में भी एक, और एक समान एग्जामिनेशन फीस। इसके बिना कागज होगा, कागज रद्दी का, ये जान लीजिए। और जो आप सोच रहे हैं कि 19 में जो कुछ अच्छा हो, पहले नौजवान ये देखना चाहेगा कि ये तीनों बातें हुई या नहीं हुई। अगर आरक्षित वर्ग और आरक्षित वर्ग में भी आपने भेद रखा तो समाज में कटुता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? संजय राय। अमिताभ जी 3 पॉइंट जो आप लाए हैं, समान आयु सीमा का, समान फीस का और नौकरी के अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं, बिल्कुल मैं तो ये इन तीनों पॉइंट्स को लेकर के बिल्कुल ये होना भी चाहिए और मुझे लग रहा है कि इस पैनल में सबने कहा कि होना चाहिए, मैं भी कह रहा हूं होना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा कि आप कहीं न कहीं जो चीजें पूरे पॉलिटिकल कैनवास पर कोई नहीं उठाता है, महाबहस के माध्यम से बहुत एडवांस में उन विषयों को आप लाते हैं, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मैं 1-2 बात इसमें जोड़ना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि हमारे सभी मित्रों ने निश्चित रूप से विपक्ष की पार्टियों से हैं तो भाजपा पर आरोप लगाए हैं, इसलिए हमको उसका थोड़ा सा समय मिलना चाहिए, जवाब देना चाहिए। मैं याद दिलाऊं कि जब माननीय बीपी सिंह जी की सरकार मंडल कमीशन लागू करने के बाद भी नहीं बनी तो देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अलग अलग समय में सवर्णों को भी जो आर्थिक रूप से गरीब हैं उनको आरक्षण देना चाहिए, इस तरह की एक बात शुरू की है। 2012 के चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में लेके आई कि हम जो है आरक्षण देंगे। बहन मायावती जी बार बार कहती रहती हैं कि बिल्कुल गरीब सवर्णों को आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि वो भी क्या करती हैं कि टिकट दे देती हैं बहुत सारे सवर्ण लोगों को और अपना वोट जोड़ के सोचती हैं कि इसमें एमपी एमएलए बन जाएंगे। और कांग्रेस भी कहती रही है और माननीय नरसिंहा राव जी की सरकार में उन्होंने अधिसूचना भी जारी किया जो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में टर्न डाउन हो गया। तो आज एक जो बड़ी बात मैं कहूंगा कि माननीय मोदी जी ने कहा कि ये जिस कारण से रुकता था अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन न करने के कारण, उसको लेकर के आए, पूरी तैयारी करके आए, केवल हवा में नहीं आए। और इस पूरे मुद्दे पर मैंने किसी को हस्तक्षेप नहीं किया। इस पूरे मुद्दे पर जैसा कि विपक्ष के लोग कहते हैं मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं, मैं कहूंगा पिछले 2.5 दशक में विपक्ष की पार्टियों ने इस पे जुमलेबाजी किया गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के सवाल पर। अब एक दूसरी बात और है कि इसी के साथ मोदी जी ने
बहुत ही जब दलितों को सुप्रीम कोर्ट से SC/ST एक्ट में उन्होंने निर्णय लिया तो उस पे भी आगे बढ़ करके और सदन में जाकर के संशोधन किया। 1993 में बैकवर्ड कमीशन बना था और उस बैकवर्ड कमीशन को कभी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, उसको भी संवैधानिक दर्जा जो है मोदी जी ने दिया। इसलिए सारे वादे हम पूरा करेंगे और जुमले आरक्षण पर विपक्ष के लोग जुमले की बात करते रहे, जुमलेबाजी करते रहे। ठीक है, हम लोग संविधान सभा की बहस तक जा सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, उनकी बहस तक हम जा सकते हैं, लेकिन टीवी में समय कहां है उतना। मैं मूल सवाल आज केंद्रित रखता हूं। मुझसे कम से कम 1000-1500 नौजवानों ने कही है ये बात। आप लोगों को पीड़ा होती कि नहीं होती मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मुझे होती है। 1000-1500 लड़के लड़कियों ने मुझसे कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल ये है, भाजपा जीते चाहे सपा जीते हमसे क्या मतलब, और कांग्रेस गठबंधन में आए कि बाहर रहे, इससे हमसे लड़कों ने कहा, लड़कियों ने कहा हमसे क्या मतलब अमिताभ जी। ये चंद लोगों का मसला है। जो नौजवान है वो तो 3 चीजें चाह रहा है भाई। 95% आबादी आरक्षण में आ गई। अब एक समान आरक्षण नहीं करोगे, सुविधाएं आरक्षण से मिलने वाली सुविधाएं, तो आप गृहयुद्ध करा देंगे। फिर ये जान लीजिए, दलित ओबीसी को मारेगा, ओबीसी दलित को मारे, दलित सवर्ण को मारे, सवर्ण ओबीसी को मारे, ये होगा क्या? तीनों आरक्षित, एक 100 रुपया में फार्म भरे, दूसरा 150 में, तीसरा 500 में, कैसे चलेगा? मैं सिर्फ यही बात कहने आया हूं। बाकी आप सब लोग जो कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, संसद का निर्णय सिर माथे, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। पंक्ति भेदम नकारे, 30 सेकंड पंक्ति भेद मंजूर नहीं होगा। हाँ बताइए भैया, फिर मैं ब्रेक पे जाऊं। बोलो आप 30 सेकंड, केवल 30 सेकंड, केवल 30 सेकंड। हाँ बोलो बोलो। ये तीनों बात जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान देगी और तीनों को विसंगति को ठीक करने का प्रयास करेगी, बिल्कुल ही ठीक करने का प्रयास करेगी। आपने बहुत ठीक सवाल खड़ा किया और पॉलिटिकल लोगों के दिमाग में आए उससे पहले आपने खड़ा किया। बिल्कुल सरकार ठीक करने का प्रयास करेगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की बात कही जा रही है, जो कि लागू भी हो जाएगा, लेकिन सवाल यही कि SC, ST, OBC वर्ग को जो सुविधाएं मिली हैं, जो समानता है, क्या उनमें आपसी में सामंजस्य बैठ पाएगा? अमिताभ जी। अलका, अब लगभग पूरा भारत, 5% बहुत छोटा नंबर होता है, पूरा भारत आरक्षित वर्ग में आ जाएगा। अब जो शिकायत सामान्य वर्ग के नौजवान अक्सर करते थे कि शिक्षा में, मेहनतार फीस में, आयु सीमा में, इन तमाम चीजों में हमारे साथ अलगाव है, हमारे साथ अलग व्यवस्था है औरों के मुकाबले, अब वो शिकायत तो दूर हो जाएगी अगर ये चीजें लागू हो गई। फिर तो पूरे भारत में एक सा नियम सबके लिए। जी ठीक है। अवधेश वर्मा जी सर, अगर ऐसा हो जाएगा तो उसके बाद। ठीक है अलका जी, अमिताभ जी। हाँ बोलिए भाई, पर जल्दी बोलिए अलका, ये टीवी है या इतनी देर पॉज नहीं ले सकते। जी सर, अगर ऐसा हो जाएगा तो सभी छात्रों को इसका लाभ मिलेगा और वह लाभ तभी मिल पाएगा जो आपने तीनों मांगे रखी हैं, अगर उन मांगों को माना जाएगा। अगर वो मांगे नहीं मानी जाती हैं तो इस आरक्षण का कोई लाभ नहीं होगा और ये बाद में एक सिर्फ चुनावी हथकंडा माना जाएगा। इसलिए अगर ये आरक्षण दिया जाता है तो इन तीनों बातों के साथ ही दिया जाए, अन्यथा न दिया जाए। ठीक है। अब जी अवधेश वर्मा, हिंदुस्तान में एक और बड़ी भारी गलतफहमी है, दलितों में भी, ओबीसी में भी, और दलितों में भी भारी गलतफहमी है। गांव में जाओ तो ओबीसी में भी बड़ी भारी गलतफहमी है, और अब सवर्णों में भी आ जाएगी, जो अदर देन ST OBC हैं, SC ST OBC, उनमें भी जैसे आरक्षण में आएंगे वैसे उनमें भी गलतफहमी आ जाएगी कि आरक्षण का मतलब नौकरी ना। दुनिया में कहीं भी आरक्षण का मतलब नौकरी नहीं। अगर नौकरी होगी तो उसमें प्राथमिकता मिलेगी। आरक्षण का मतलब यह है, ठीक कह रहा हूं मैं? आरक्षण का मतलब नौकरी का सर्टिफिकेट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन हर आदमी यही समझता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल किया अमिताभ जी। तो अब तो अमिताभ जी आपने बहुत सही सवाल किया। आबादी आरक्षित हो गई। नहीं अमिताभ जी बहुत सही एकदम, बिल्कुल अमिताभ जी बहुत सही सवाल किया। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा इसी सवाल पे। 30 नवंबर 2017 तक पूरे देश में जो इनके रोजगार के जो दफ्तरों में जो फाइल हुआ है, 30 नवंबर 2017 तक जो पुरुष हैं 2,54,00,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपना कराए उनको नौकरी के इच्छुक है। जो लेडीज में है 1.33 छात्राएं, 1,33,00,000 छात्राओं ने कराया कि जो लाइन में है उनको नौकरी चाहिए। और इनके पास अगर आप देखिए, एकदम आपने बहुत सही सवाल किया, तो रोजगार है नहीं। नोटबंदी के बाद मैं एक केवल उदाहरण दूंगा, प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम में जो एक साल में 3,23,000 नौकरी लोग पाते थे वो 1 लाख बची। तो एकदम आपने सही सवाल किया कि अवसर जो है ये तो चला जा रहा है, सब निजी क्षेत्र में इनके निकल रहे हैं अवसर, सब नौकरियां पूरी तरीके से खत्म हो रही है, उस तरफ सरकार सोच नहीं रही है। केवल आरक्षण देने के बाद अगर ये नौकरियां ही नहीं रहेगी तो कहां से काम चलेगा। और अमिताभ जी एक बहुत सही सवाल आपने किया, जो रोज आप ये सब सवाल कर रहे हैं, ये बुनियादी इनको पहले भारतीय बस अमिताभ जी केवल एक सवाल करना है अमिताभ जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये अमिताभ जी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज कहीं मुझे एक चीज का डर है, मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो आज ये फीस की बराबरी कर रहे हैं कि आरक्षित वाले से हो जाए, ये हो जाए, कल को ये कह दे कि जो जातिगत आरक्षण है उसको भी आर्थिक आधार पर कर दो, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी चाल होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमेशा इस बात के तरफ जब बरसात हो तो छाता खोलिए, जब बरसात हो तो छाता खोलिएगा, ठीक है। अरे रुको भाई, अब देखिए सुनील साजन, बिल्कुल खोलेंगे सुनील साजन, 95% आबादी एक छाते के नीचे आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड रिजर्व्ड। उसके बाद जी, चूंकि भारत में जनता की मानसिकता यह है कि आरक्षण का मतलब नौकरी, बस अब कॉल लेटर आना चाहिए, चिट्ठी अपॉइंटमेंट लेटर, और नौकरी है नहीं सरकारी क्षेत्र में, आज की बीमारी नहीं, ये लगातार नहीं है। तब कैसे निपटोगे? आप लोगों को क्षेत्र में जाना है, कुर्ता भी बचाना है, क्या करोगे? नहीं ठीक कह रहे हैं अमिताभ जी। एक तो खैर इस सरकार की नीतियों ने भी बहुत सी नौकरियों का अवसर छीना है, लेकिन यह भी सच है कि इस देश में कितने लोगों को नौकरी सरकारी दी जा सकती है। आप जो मुद्दा लेकर के आए उस पर मैं केवल एक बात कह सकता हूं अमिताभ जी, कि सरकार को एक फैसला ले लेना चाहिए कि जो नौकरी के लिए फार्म भरेगा उसमें कोई शुल्क नहीं पड़ेगा, बिना शुल्क के, क्योंकि 95% तो हो गए, तो बचे 5%, तो सबके लिए शुल्क माफ कर दिया जाए। और जब जिसको नौकरी मिल जाए उसकी 1 महीने की सैलरी ले लें या डीजल पेट्रोल में आप बढ़ा करके ले लें, लेकिन जो बेरोजगार नौजवान है उससे ड्राफ्ट के नाम पर 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, कम से कम नौजवानों पर सरकार इतनी रहम करे कि अगर उसको नौकरी पाने के लिए फार्म भरना है तो उससे शुल्क न ले। जी जी, बहुत अच्छी बात की आपने। सुचि विश्वास जी जी, नौकरी है नहीं और लोग समझते आरक्षण का मतलब अब नौकरी मिलेगी जरूर, ये तो बड़ा घमासान हो जाएगा। जी, लोग कहते हैं, आप कहते हैं, हम कहते हैं, तो किसी विषय को आपने उठाया सराहनीय है, किसी बात को साजन जी ने कहा प्रशंसनीय है। लेकिन अभी जैसा कि हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि भाई सपा भी कह रही थी आरक्षण लाएगी, बसपा भी कह रही थी, कांग्रेस भी कह रही थी, नरसिम्हा राव ने भी किया, लेकिन हम लेके आए, हम साहसी हैं। साहसी होने के साथ साथ मायावी भी हैं। अगर 8 बजे सोचते हैं कि नोट कागज के टुकड़े हो गए तो 8:30 बजे हो जाते हैं, है ना, भले ही 17 के चुनाव के ठीक पहले। अगर वो आधी रात को सेंट्रल हॉल में मीटिंग बुला के कहते हैं कि जीएसटी लागू, भले ही 18 प्रकार के संशोधन हो, तो हो जाता है। अगर वो कहते हैं कि सवर्णों का आरक्षण, तो हो जाता है। तो पहले तो बिल्कुल उनको साधुवाद। दूसरा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आपके ध्यान दिलाई गई विसंगति को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। इतनी जल्दी आपका ध्यान चला गया, प्रवक्ता ने स्वीकार किया। सदन में, संसद में जनादेश को प्राप्त करके बुद्धिमान और बुद्धिजीवी लोगों का समूह होता है। थोड़ा सलाह मशवरा अपने साथ के लोगों से भी कर लिया करिए, तो इतने संशोधन और इतने संबोधन की आवश्यकता ना पड़े। सदन और संसद में जो लोग चुन के गए हैं, मोदी जी आवाज लगाएं और निर्मला जी वो एक बार जाते हैं 524 करोड़ का विमान। संजय राय, इस लड़ाई से कैसे निपटेंगे? मैं सारे पॉलिटिकल क्लास के लिए कह रहा हूं, केवल बीजेपी के लिए नहीं, सारे पॉलिटिकल क्लास के लिए, जो जहां राज्य सरकार चला रहा है उसके लिए भी, केंद्र सरकार के लिए भी। जब
लोग मानकर चलते हैं कि रिजर्वेशन का मतलब नौकरी की चिट्ठी, इधर रिजर्वेशन का आर्डर, उधर इस जेब में चिट्ठी नौकरी की। वो संभव नहीं, वो संभव नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उतर आए धरती पर तो भी संभव नहीं सरकारी नौकरी। तो कैसे कुर्ता बचाओगे? गांव में 95% आबादी आरक्षित है। अब अमिताभ जी, सुनील जी ने भी बहुत अच्छी बात कहा कि सरकारी नौकरी से सबको रोजगार देश में दिया नहीं जा सकता, और इसलिए हमारी केंद्र की सरकार ने मुद्रा लोन की व्यवस्था किया। बिना बैंक गारंटी के, बिना कुछ गिरवी रखे 12 करोड़ लोगों ने मुद्रा लोन में पैसे लिए और वो लोग रोजगार किए। कम से कम 1 या 2 नौकर लोगों को अपने यहां रोजगार पर रखे और खुद भी रोजगार किए। दूसरा, स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के तहत भी हमने लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के लिए जो है पैसे उपलब्ध कराए, लोग किए। स्किल इंडिया के तहत हमने प्रशिक्षण दे करके लोगों को गल्फ से लेकर के दुनिया के बहुत सारे देशों में प्रशिक्षित करके जिनको वहां आरक्षित 8,000 मिलता था, 16,000। मैं केवल एक बात कर रहा हूं, मैं केवल एक बात कर रहा हूं। नहीं तो विधायक का कुर्ता फाड़ता है, ये जान लो। बाकी कहानी है जो आप बता रहे हो। हाँ, मैं बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी ने समझाने की कोशिश की कि केवल नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं रोजगार है, रोजगार के और समझ आ जाएगी तो हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। ठीक है संजय, समय समाप्त हो रहा है, जाना चाहिए। हम आगे समय से चलेंगे। जनता क्या कह रही है जरा उसको सुन लें। जनता क्या कह रही है जरा उसको सुन लें। ये भी जान लेते हैं, आपकी राय हमने जान ली है। आज का हमारा सवाल था कि क्या आरक्षण पाने वाले सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए भी सरकारी सेवाओं की परीक्षाओं में आयु सीमा और फीस भी SC, ST और OBC के बराबर होनी चाहिए? इस पर लोगों ने आपको खूब वोट किए हैं। परिणाम इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 76% ने कहा है हाँ होने चाहिए, 22% नहीं में अपना जवाब दे रहे हैं, 2 राय नहीं बना पाए। अमिताभ, ये जनादेश देखिए जो स्क्रीन पर है। 76% आवाम देश का चाहता है कि सभी आरक्षित वर्ग को एक समान सुविधा मिले। 100 रुपया में फॉर्म भरा जाए तो सब 100 में भरे। 32 साल तक इम्तिहान दे सके तो सब 32 साल तक दे। 22 साल तक रखना है तो सब 22 तक दो। मैं इस बहस में नहीं पड़ता 32 करोगे 22 करो, ये आप लोग मालिक हो जो सरकारें हैं राज्य में और केंद्र में। लेकिन ये समानता होनी चाहिए। OBC, SC, ST और रिजर्वेशन के दायरे में आने वाला सामान्य वर्ग, इन सबके बच्चों को एक सा वजीफा मिलना चाहिए कल से। ये जिम्मेदारी होगी भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में और राज्यों में संबंधित राज्य सरकारों की। ये समानता लागू नहीं होगी तो आज मैं दीवार पर लिख के जा रहा हूं, समय मुझे सही या गलत सिद्ध करेगा। संजय राय जी, समाज में विचित्र टकराव हो जाएगा, विचित्र टकराव। तीनों एक ही वर्ग में है, जब एक ही नाव पर सवार तीनों आरक्षित हैं तो भेदभाव कैसे चलेगा? मैंने कहा पंक्ति भेदम न कार्येत। और एक बात जो सुनील साजन ने कही, मैंने कितनी बार इस मसले को उठाया। जो बेरोजगार है, जिसके मां बाप ने खेत बेचकर, बैल बेचकर, गाय बेचकर, पायल बिछुआ खड़ुआ बेचकर पढ़ाया है बच्चे को, जो नौकरी के लिए भटक रहा है यत्र तत्र सर्वत्र, उससे आप 500, 700, 800 का ड्राफ्ट लगवाते हो और 10 साल तक रिजल्ट नहीं, 15 साल तक कोर्ट में लटक रहे मामले। एक एक परीक्षा में 300 करोड़ रुपया आता है, 300, 400 करोड़। ये क्या तरीका है? हमने तो लोकतंत्र में पढ़ा था, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की सरकार। और उन्हीं बच्चों से वसूली कर रहे हैं क्या? कोई सरकार रही हो, मैं सब पर यह आरोप लगाता हूं, हजारों करोड़ वैकेंसी के नाम पर पैसा जमा हो गया खजाने में, हजारों करोड़। उस पर कोई श्वेत पत्र नहीं आया। मैं मांग करता हूं, देश की बात बड़े लोग जाने, संजय राय, सुनील साजन, पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवाओं के आवेदन शुल्क के रूप में कितना पैसा आया, इस पर एक श्वेत पत्र आना चाहिए उत्तर प्रदेश में। आवाम जाने वो पैसा कहां है। और लोक कल्याणकारी राज्य में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जो नौकरी मांगने के लिए घूम रहा है, नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है, उससे न बस का किराया लगना चाहिए नौकरी के लिए,
ना रेल का किराया लगना चाहिए, ना फीस लगनी चाहिए। ये जिम्मेदारी शासन को उठानी चाहिए, शासन को उठानी चाहिए। ये नौजवानों के आंसू मुझे विचलित करते हैं। घर बेच के इम्तिहान दे, फिर जमीन बेचकर मुकदमा लड़े और फिर फांसी लगा ले। ये दृश्य अच्छा नहीं है, ये दृश्य बदलना चाहिए। भारत ने एक नया सूर्योदय हो रहा है। समय बताएगा अच्छा बुरा क्या है, लेकिन वो नया सूर्योदय है। 95% आबादी आरक्षित हो गई। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है नियमों को समान करिए, सुविधाओं को समान करिए। धन्यवाद। आप सभी का बहुत शुक्रिया महाबहस में शामिल होने के लिए। इसी के साथ महाबहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।